हेलो बच्चों, आज हम 11th क्लास का चैप्टर कोशिका के बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति के बारे में पढ़ाया था। आज मैं आपको अंतःझिल्लिका तंत्र के बारे में पढ़ाऊंगी। बच्चों, किताब निकाल लो और बुक का जो है 133 पेपर नंबर निकाल लो। उसमें अंतःझिल्लिका तंत्र लिखा हुआ है। उसके आगे अपन पढ़ेंगे। इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको बोर्ड पर कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली समझाया था, और उसके अलावा मैंने आपको पादप कोशिका और जंतु कोशिका को चित्र के द्वारा समझाया गया था। अब अपन अंतःझिल्लिका तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। झिल्लीदार अंगक कार्य व संरचना के आधार पर एक दूसरे से काफ़ी अलग होते हैं। इनमें से बहुत से ऐसे होते हैं जिनके कार्य एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। उन्हें अंतःझिल्लिका तंत्र के अंतर्गत रखते हैं। इस तंत्र के अंतर्गत अंतःप्रद्रवी जालिका, गोल्जिकाय, लयनकाय व रसधानी अंग आते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक व परऑक्सीसोम के कार्य के उपरोक्त अंगों से संबंधित नहीं होते हैं, इसीलिए इसे अंतःझिल्लिका तंत्र के अंतर्गत नहीं रखते। अब अंतःप्रद्रवी जालिका के बारे में पढ़ेंगे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में आपने जो 10th क्लास 9th क्लास में भी है आपके ये चैप्टर, तो वहाँ पे भी अपन ने इसके बारे में पढ़ा था। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के अध्ययन के पश्चात ये पता चला है कि यूकेरियोटिक सेल के कोशिका द्रव्य में चपटे आपस में जुड़े हुए थैली युक्त छोटी नलिका व जालिका तंत्र बिखरा रहता है, जिसे अंतर्प्रद्रवी जालिका कहते हैं। प्राय राइबोसोम अंतर्प्रद्रवी जालिका की बाहरी सतह पर चिपके रहते हैं, जिसे अंतर्प्रद्रवी जालिका की सतह पर ये राइबोसोम मिलते हैं, उसे खुरदरी अंतर्प्रद्रवी जालिका कहते हैं। राइबोसोम की अनुपस्थिति पर अंतःप्रद्रवी जालिका चिकनी लगती है, तो इसे चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका कहा जाता है। जो कोशिकाएं प्रोटीन संश्लेषण व स्त्रवण में सक्रिय भाग लेती हैं, उन्हें खुरदरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत तरह से मिलते हैं, काफ़ी फैली हुई तथा केंद्रक के बाहर झिल्ली तक फैली रहती है। चिकनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है, प्राणियों में लिपिड संश्लेषण के लिए मुख्य स्थल होती है, और लिपिड की भांति स्टेरॉयड हार्मोन चिकने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होते हैं। तो अंतःप्रद्रवी जालिका जो होती है वो बाहरी सतह जो होती है खुरदरी होती है, और आंतरिक सतह जो होती है चिकनी होती है। बाहरी सतह पर प्रोटीन लगे होते हैं और आंतरिक सतह पर लिपिड। गोल्जिका, गोल्जिकाय की बात करें तो कैमिलो गोल्जी ने इसकी खोज की थी। ठीक है, उसके नाम से इसको गोल्जिकाय रखा गया है। गोल्जिकाय एक ऐसा उपकरण है जिसमें केंद्र के पास घन बिल्कुल जालिका में संरचना होती है, और इसे हमेशा उल्लू की तंत्रिका कोशिका में देखा गया था। इसी कारण इसको गोल्जिकाय कहा गया है। बहुत सारी चपटी डिस्क आकार की थैली या कुंड से मिलकर बना होता है। इसका व्यास 0.5 माइक्रोमीटर से 1.0 माइक्रोमीटर होता है। ये एक दूसरे से समांतर ढेर के रूप में मिलते हैं, जिसे जालिका कहते हैं। देखो बच्चों, ये जो होती कैसी संरचना है इसकी, कि ऐसी इस तरीके की संरचना इसके अंदर पाई जाती है। ठीक है, इस तरीके की संरचना इसमें पाई जाती है, जो कि जालिका नुमा है। ठीक है, तो ये जैसे गोल्जी कुंड के केंद्रक के पास सकंद्रित अवस्थित होते हैं। इसका निर्माणकारी सतह जो होती है सिस व दूसरी सतह ट्रांस होती है। सिस व ट्रांस सतह पूर्णतः अलग होते हैं, लेकिन ये आपस में जुड़े रहते हैं। गोल्जिकाय का प्रमुख कार्य जो होता है द्रव्य को संविष्टित कर अंतर कोश के लक्ष्य तक पहुंचाना या कोशिका के बाहर स्त्रवण करना होता है। अंतःप्रद्रवी जालिका से पुट्टिका के रूप में गोल्जिकाय के शीर्ष सिरे में संगठित होकर परिपक्व सतह की ओर गति करती है। गोल्जिकाय का अंतःप्रद्रवी जालिका से निकटतम संबंध है। अंतःप्रद्रवी जालिका पर उपस्थित राइबोसोम द्वारा प्रोटीन का संश्लेषण होता है, जो गोल्जिकाय के ट्रांस सिरे से निकलकर उसके पूर्व उसके कुंड में रूपांतरित हो जाते हैं। गोल्जिकाय ग्लाइकोप्रोटीन व ग्लाइकोलिपिड निर्माण का क्या होता है, प्रमुख स्थल होता है। किसका स्थल होता है, गोल्जिकाय जो होता है वो ग्लाइकोप्रोटीन व ग्लाइकोलिपिड निर्माण का प्रमुख स्थल होता है। लयनकाय और लाइसोसोम, ये जो संरचना होती है लाइसोसोम, ये झिल्ली पुट्टिका संरचना होती है जो स्रवेष्टन विधि द्वारा गोल्जिकाय में बनते हैं।
लैनकाय पुट्टिकाओं में सभी प्रकार का जल अपघटनीय एंजाइम पाए जाते हैं जो अम्लीय परिस्थितियों में सर्वाधिक सक्रिय होते हैं। ये एंजाइम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक अम्ल आदि के पाचन में सक्षम होते हैं। लाइसोसोम जिसे पाचन में सहायक होते हैं, इसमें कुछ एंजाइम पाए जाते हैं जो पाचन की क्रिया में सहायता करते हैं। और लाइसोसोम जो होती हैं वो लयनकारी क्रिया भी होती है, यानी कि जो जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है उसका सरल कार्बनिक पदार्थों में अपघटन भी होता है, तो लाइसोसोम का यही कार्य है। उसके बाद में आता है रसदानी। ये मैंने आपको डायग्राम में बताया था कि ये वैक्यूम होती है या रसदानी जिसे अपन बोलते हैं। ठीक है, रसदानी एकल झिल्ली से आवृत होती है, इसे टोनोप्लास्ट भी कहते हैं। एग्जाम में आता है कि टोनोप्लास्ट किसे कहते हैं। पादप कोशिकाओं में कोशिका का 90% स्थान ये घेरता है। पौधों में बहुत से आयन व दूसरे पदार्थ सांद्रता प्रवणता के विपरीत टोनोप्लास्ट से होकर रसदानी से अभिक्रमित होते हैं। इसी कारण इसकी सांद्रता रसदानी में कोशिका द्रव्य की अपेक्षा क्या होती है, काफ़ी अधिक होती है। अमीबा में संकुचनशील रसदानी उत्सर्जन के लिए महत्वपूर्ण है। बहुत सारी कोशिकाओं में खाद्य रसदानी का निर्माण खाद्य पदार्थों के निगलने के लिए होता है। तो बच्चों, ये था आज का टॉपिक अपना। अगला अपन अगली वीडियो में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।